लिए पीएनएससी का कोई मुस्तकिल चेयरमैन नहीं लगाया जाता, आर्जी तौर पे रखा हुआ होता है, हर वक्त उसको टिकटिकी पे रखा जाता है। और ये जो दो जहाज खरीदे पीएनएससी ने, जिस पर इस शख्स ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे मुझसे वादा किया कि इसकी इनवाइस आपसे शेयर करूंगा, मैंने कहा कि ये जो 2 जहाज आपने पीएनएससी के खरीदे हैं, इस पर करप्शन की बातें हो रही हैं। इन्होंने कहा मैं आपसे इनवाइस शेयर करूंगा, कई महीने हो गए, इन्होंने कोई इनवाइस शेयर नहीं की। आगे चलें। अच्छा, अब 14 से 16 नंबर बरतें ये प्राइवेटाइज की गई, किसी को दी गई हैं। जरा मालूमात कर लें किसको दी गई हैं, किसका भाई इससे मुस्तफीद हुआ, कोई बोर्ड का मेंबर हुआ, किसी बोर्ड की कंपनी हुई, बोर्ड मेंबर के कंपनी की, बोर्ड मेंबर का कोई कंपनी थी वो मुस्तफीद हुई। ये जरा ये छोटी चीजें नहीं है, पूरी बर्तें हैं 14 से 17 नंबर तक, ये बर्तें प्राइवेटाइज की गई। अच्छा जी, आगे चलें। अब जो क्लीन कराची का तो सईद ने बता दिया, ये वो लेटर है जिसके जरिए हर एक एंटिटी को कहा गया है क्या कोई 2.5 करोड़ जमा। अच्छा, ये भी नहीं कि आप मेहरबानी करके हमारे साथ हिस्सा लीजिए, ये हुक्मनामा है कि करोड़ों रुपए दो, और इस तरह सबसे लिए गए हैं। कराची को साफ करना है, ये एसएपीटी को दिया गया है, डीप सी पोर्ट को। इसी तरह केआईसीटी, पीआईसीटी, पोर्ट कासम, केपीटी, इन सब से जबरदस्ती करोड़ों रुपए लिए गए और उसका कोई ऑडिट आज तक नहीं हुआ। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि ये करोड़ों रुपए की रकम जो तकरीबन 1 अरब को टच कर रही है, ये कहाँ गई, किसके जरिए ठेके हुए, कौन से रूल फॉलो हुए, मशीनरी कहाँ से आई, किसको पैसे दिए गए, नो ऑडिट। आगे चलें जनाब। अब एग्जीबिशंस भी हुई केपीटी में, और केपीटी ने उसको फंडिंग की। वो किस एनजीओ ने कराई, वो क्यों हुई, मैं यहां रुक जाता हूं। हमारी रिवायत में खवातीन का नाम लेना नहीं आता, और अगर जिद की गई, डिमांड रखी गई, तो शायद हमारे मुंह से भी निकल जाए, वरना मैं चाहूंगा कि ना हो तो बेहतर है, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता। इनको जरूर लगता होगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, आगे चलें। इन्होंने 2 बिल पेश किए जिसको मैं अभी तक स्टैंडिंग कमेटी में मैंने रुका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट कि कैबिनेट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, गवर्नमेंट नहीं कैबिनेट होगी। इन्होंने, इन साहब ने पोर्ट कासम और केपीटी के 2 बिल मूव किए हैं कि गवर्नमेंट भी नहीं, कैबिनेट भी नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको कर सकती है, ये बिल मुझे पास करके दो। और आपको मैं अभी से पेशगी इतला दे रहा हूं कि केपीटी एक्ट में तरमीम कराने की कोशिश की जा रही है थ्रू ऑर्डिनेंस, ताकि इन मौसूफ के हाथ मजीद खुल जाएं। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये आपको मैं पेशगी इतला दे रहा हूं। अब इन सारी चीज़ों का मैंने एक एक करके जो जिक्र किया है आपसे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये ऑडिट रिपोर्ट है, फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, ये वाइट पेपर में आएगी, और इसमें होश रुबा अरबों रुपए की करप्शन है, खरबों पे जा रही है, अरबों को क्रॉस कर रही है। ये मैं आपको वाइट पेपर में दूंगा। जब नैब और एफआईए ने इनको लेटर भिजवाए, तो ये देखिए मौसूफ कहाँ बैठे हैं और किसके साथ बैठे हैं। ये चेयरमैन नैब के पास बैठे हैं कि खुदा के वास्ते, अभी क्या चेयरमैन नैब अपोजिशन के किसी मेंबर से मिलेगा इस तरह? हाँ, ये नैब के लेटर्स के बाद ये इनके साथ बैठे हैं और अपनी रुकवाई हुई हैं सारी। लेकिन हम जी ब्लैक एंड वाइट, वो आप उसको कितनी बार भी देखें, ये आदमी ब्लैक एंड वाइट में ही दिखेगा आपको। ये देख ले, ठीक है। ये अब क्या चेयरमैन नैब हमसे मिलेगा, किसी और से मिलेगा? नहीं। इसके पीछे सारे नैब के वो हैं, मेरे पास दस्तावेजात हैं जो मुख्तलिफ तहकीकात चल रही हैं। लेकिन मैंने कहा कि इतनी लंबी बात हो जाएगी कि हम इसको वाइट पेपर की सूरत में आपको देंगे। तो अरबों खरबों के इस खेल में, जहां पर कोई चीज भी हराम और हलाल, तो कहते हैं जी सूअर का गोश्त हम नहीं खाते। भाई, हम गोश्त नहीं, सूअर पूरे की बात करो। तो और फिर जब केपीटी चेयरमैन को इन्होंने हटाया, इर्रेगुलरिटीज ऑफ केपीटी, असल में मसला ये $70 मिलियन कटा। तो जब वो कोर्ट गए और कोर्ट ने खिंचाई की, तो ना सिर्फ मौसूफ ने अपनी दरखास्त वापस ली, इसको पता था ये रिवर्स होगी इंक्वायरी,
तो अब ये मेरी इत्तलात के मुताबिक नाक से लकीर खींचने को तैयार है कि मेरी दोस्ती करा दी जाए, लेकिन सामने वाला नहीं मान रहा। तो ये अरबों डॉलर के चक्कर थे जिसके पीछे ये हटाए और लगाए जा रहे थे लोग, और कोर्ट ने जिसको ऐसा फैसला दिया कि तारीखी था, और जहां पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम डिफेंड नहीं कर सकते अपने मौकफ को। और याद रखिए आखिरी बात कि केपीटी इज ऑटोनोमस बॉडी, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, उसमें ये वजीर बार बार बेजा मुदाखलत करता है जो कि बिल्कुल भी जायज नहीं, और अब एक ऑर्डिनेंस का इजरा कराने वाला है। अब इसकी जेआईटियां इसके कहने पर तो हो गई पब्लिक, उसमें निकला कुछ नहीं, और मैंने आपको सवालात दे दिए हैं। मेहरबानी करके ये सारे सवालात याद रखिएगा, वाइट पेपर भी आपको दूंगा और इंशाल्लाह आप पूछिएगा इससे ज़रूर। अब आप लोग जो सवाल चाहें वो कर सकते हैं। सर ये तो अब खुसरो बख्तियार की सरपरस्ती कौन कर रहा है? वो जो दवाएं चोरी कर गया वजीर, वो भी आज तक वजीर है। वो जो चीनी चोरी कर गया उसके खिलाफ भी कोई मुकदमा नहीं हुआ, बीआरटी कुछ नहीं हुआ, मलम जब्बा कुछ नहीं हुआ। तो ये सब कुछ एक ही शख्स के जरिए, ये इनकी बड़ी साइंटिफिक चोरी है। ये रोजाना रियासत मदीना और ईमानदारी की बातें कर करके अरबों खरबों के टीके लगाते हैं। दूसरों ने करोड़ों के लगाए होंगे, ये अरबों खरबों के वो टीके लगाते हैं कि जो किसी की समझ में ना आए, और ये समझते हैं हमें भी नहीं आता समझ में, हमें समझ में भी आता है और हमारे पास मौजूद भी है। तो जाहिर है वही कर रहा है, वो अपने एटीएम्स को रीपे कर रहा है, वो अपने एटीएम्स को रीपे कर रहा है। भाई ये यूसी का इलेक्शन हार गया था या नहीं? यार जो यूसी का इलेक्शन हार जाए उसको आप वफा की वजीर बना के रियासत मदीना बनाओगे? खुदा को मानो। और मैंने इल्जाम नहीं लगाया, ये केपीटी की यूनियंस ने खत लिखे हैं नैब को, ये कागजात में मौजूद हैं। ये आप उनसे सवाल पूछे, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, इल्जामात नहीं है, ये केपीटी की यूनियंस के खतूत में से मैंने निकाले हैं। और वो चीजें मैंने मौके महल पे देखी। मैंने बताया ना, 16 नंबर प्लाट का ही पूछ लें, आपने खुद ही 2 साल से लीज पर पाबंदी लगाई हुई है, कैसे लीज हुआ वो, और वो किसका है वो मुझे भी पता है, और वो कितने का है वो भी मुझे पता है। बर्थे कहाँ गई आपकी? टग बोट्स का क्या हुआ? आपके जहाज खरीदे गए, यहां तो जहाज के जहाज गर्क हो रहे भाई। बातें करते हैं झूठे कागज लहरा के। आपने गौर नहीं किया, मैंने जिक्र भी उसमें कर गया उनका। मैंने कहा केपीटी एक्ट साफ कहता है कि वो कोई शख्स बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता जिसका बिल वास्ता या बिला वास्ता कराची पोर्टिंग शिपिंग से इंटरेस्ट ऑफ पैसों का इंटरेस्ट हो, कारोबार का इंटरेस्ट हो। ये 14 से 17 नंबर की बर्थों के पीछे जाएं तो भी मिल जाएंगे आपको, अल्लामा मौलवी सारे, इन सब चीज़ों में आपको मिल जाएंगे। ये 16 नंबर के पीछे भी आप जाएं तो आलिम दीन और मौलाना अल्लामा मौलवी सब मिल जाएंगे आपको। एक सर मेरा तो प्रिविलेज मोशन भी बनता है, उन्होंने असेंबली में खड़े होकर मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें की है, और हम व्हाइट पेपर भी ला रहे हैं, इंशाल्लाह कार्रवाई भी करेंगे। जी बिल्कुल, स्पीकर साहब का रोल जो है वो माफ़ी के साथ बहुत हद तक जानिबदाराना हो चुका है, और इससे पहले डिप्टी स्पीकर भी यही हरकत कर चुके थे, तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी। हमारी और नून की क़यादत इस बात पर संजीदगी से गौर कर रही है
कि दोबारा हम स्पीकर साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें, क्योंकि वो बिल्कुल जानिबदार हो चुके हैं, जिसको अब बाकायदा आप लोग भी लाइव देखते हैं। अतः मौलवी ब्या बन अल्लामा बन, समझे ना, मौलवी गदगद अल्लामा बन जेको वरी वरी तकरीरूं कंदा आहिनि, आस्ते आस्ते सब खणी ईंदो अथव इंशाल्लाह। उस बेचारे चे पिद्दी का शोरवा, आपने खुद मेरी वो स्पीच देखी है जब मैं तकरीर कर रहा हूं और पूरी हुकूमत भाग रही है, और मैं कह रहा हूं देखो पूरी हुकूमत भाग रही है, भागो। इनका तो वजीर आजम वो जो माइक शाइक रखते हैं ना सारे, उस दिन वो रखे तो अपोजिशन मौजूद थी, खुदा की कसम वो माइक रखे रह गए, वो भाग गया, और जब मुझे बोलने नहीं दिया गया और हमने वॉकआउट किया तो ये मालूम करके कि अपोजिशन वॉकआउट कर गई, तो वो वापस आया है और उसने फिर वही अपनी रियासत मदीना वाली तकरीर भी जारी, फिर मस्खरेपन का भी मुजाहरा किया, बिलावल साहब की भी नकल की। होता इनसे कुछ नहीं है, अब ये हुकूमत से सर्कस में तब्दील होते जा रहे हैं। देखिए, इसमें एक मैं इसमें इजाफा कर दूँ, इनकी गैर जिम्मेदारी का तो आलम यह है, एक तो उसके बाद झूठी जीआईटी जो आ गई थी, जिस पे उसने बकवास की और उल्टी सीधी बातें की, उसकी वजाहत आ गई। दूसरा, उसने कहा कि बिलावल साहब ने 4 लाख रुपए टैक्स दिया है। अब उससे कहें वो कागज़ तो दिखाओ जिसमें 4 लाख रुपए कहाँ है, वो ज़रा दिखा दें 4 लाख रुपए टैक्स कहाँ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तमाम प्रॉपर्टीज़, तमाम एसेट्स, तमाम अकाउंट्स डिक्लेयर्ड हैं, और वो टैक्स भी अच्छा खासा देते हैं, 4 लाख नहीं देते हैं। मैं ये भी बता दूं कि इमरान खान ने शायद 10 साल में जितना टैक्स दिया होगा, बिलावल साहब ने 1 साल में दिया होगा। तो इमरान खान भाई, मैं हमेशा कहता हूं कि इमरान खान पाकिस्तान का वो लीडर है, सियासी रहनुमा है, इससे बड़ा घर किसी का नहीं है, इससे महंगा घर किसी का नहीं है, और कारोबार भी इसका कोई नहीं, और कारोबार भी कोई नहीं। मैं हमेशा एक बात पूछता हूँ कि कुछ ना बताओ, इमरान की टैक्स की तफसील ना बताओ, कुछ ना बताओ, इमरान खान का जरिया मुआश बता दो। भाई मेरा टैक्स में जमा कराता हूँ ना, मैं लिखता हूँ भाई ये कुछ इधर से आया, कुछ इधर से आया, लिखता हूँ ना, कोई चीज़ दिखाता हूँ ना। इमरान खान का इतना 300 कनाल का घर है, उसका गैस का बिल है, उसका बिजली का बिल है, उसके नौकर चाकर, उसके और खर्चे हैं, होते होंगे ना। तो भाई जरिया मुआश तो बता दो, इतनी जो तुम्हारे पास इतने अखराजात हैं गाड़ियों के इधर उधर के, वो कहाँ से आते हैं। दूसरी मैं समझता हूँ, मैं साथ साथ बात कर दूँ वो फिर रह जाएगी। देखिए, मैं इस मौके पर यह भी समझना चाहता हूँ कि जो सूबा सिंध के लोगों के साथ और कराची के लोगों के साथ ख़ास तौर पे जो ज्यादती के इलेक्ट्रिक हेस्को और सेप्को कर रही है, उसकी हम मजम्मत करते हैं। आरिफ नकवी कर रहा है इसमें देखें, कोरोना के माहौल में जब हर वो शख्स जिसको पॉजिटिव हो जाता है कोरोना, तो उसको पहली ताकीद क्या की जाती है कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लो और आप घर में बंद हो जाओ, कमरे में बंद हो जाओ। और जब वो कमरे में बंद हो और 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो और 12-12 घंटे तक बिजली ना हो, आप मुझे बताइए कि वो मरीज़, वो पेशेंट किस तरह कमरे में बंद रह सकता है। और 2 रुपये जो इजाफा किया उसको भी ये के इलेक्ट्रिक एक तो वैसे बड़ा जुल्म है कि इन गर्मी के दिनों में इतनी बड़ी लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग, कराची में 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग है यार, कोई खुदा का क्या है, कोई जुल्म है। और फिर उस पर कराची के शहरियों पर दूसरी मुसीबत कि कराची में जो बिजली पैदा करने वाला इदारा है के इलेक्ट्रिक, उसको बिजली महंगी करने की इजाज़त दे दी गई है। एक, आप बिजली नहीं दे रहे, दूसरा आपने बिजली महंगी कर दी है। ये वफाकी हुकूमत, हमेशा ये बात रिकॉर्ड पर रखें कि जब के इलेक्ट्रिक की बात आती थी, ये कहते थे फरियाद टालपुर का शहर है, आसिफ जरदारी का शहर है। हम कह के थक गए कि भाई हमारा वास्ता नहीं है। वो रयाम खान ने किताब लिखी तो उसने कहा कि इनके इलेक्शन के अखराजात जितने भी हुए थे, उसका 2/3 67% जो खर्चा था इलेक्शन का, वो आरिफ नकवी साहब ने उठाया था, दोनों इलेक्शन का। और आरिफ नकवी साहब पर इस वक्त जो केस चल रहा है लंदन में, जो अमेरिका कह रहा है कि उसको हमारे हवाले कर दो, कि उसने अमेरिकन इन्वेस्टर्स में
जो बिल गेट्स और मेलेना फाउंडेशन है उसमें वो भी मुतासिरीन में शामिल है। तो अरबों डॉलर उनके जो इन्वेस्ट करने थे उसके अंदर गड़बड़ की है उसने। अब ये सोचने की बात है बशीर मेमन को क्यों जो हटाया? जो जो इतने पैसे इनके इलेक्शन के अखराजात में एक शख्स ने दिए, उसने अगर कहीं कोई गड़बड़ की है, और ये भी बात रिकॉर्ड की है कि जब बरतानिया में उसको पकड़ा तो उसमें लिखवाते हैं कोई रेफरेंस का नंबर कि आपका रेफरेंस बताओ, नंबर बताओ, तो कहते हैं जी उसने इमरान खान का नाम लिखा और इमरान खान का नंबर लिखा कि ही इज़ माई रेफरेंस। तो इतने यकीन के साथ एक आदमी जिसने अरबों डॉलर का कोई गड़बड़ की हुई है, कोई इन्वेस्टर्स के पैसे मिसयूज़ किए हुए हैं जो पीटीआई के इलेक्शन के अखराजात पे लगाए हुए हैं, उस आदमी की के इलेक्ट्रिक है। तो जाहिर है कि जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स पीटीआई के इलेक्शन कैंपेन पे खर्चे हुए हों तो वो कैसे उनसे पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। दूसरी एक बात आपको याद होगा, जब ये जाली अकाउंट्स वाला केस चला तो आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल टालपुर साहब इसलिए गिरफ्तार हुई कि जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट में उन सो कॉल्ड जाली अकाउंट से कोई 3 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुए थे। उन ट्रांसफ़र्स को बुनियाद बना के इनको गिरफ्तार कर लिया। ये जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई है, ये आपने पढ़ी होगी ज़रूर। उसमें जहांगीर तरीन की जो शुगर मिल है उसके अकाउंट्स में से जो अखराजात हुए हैं उस अखराजात की फहरिस्त में इलेक्शन के दिनों में जो प्राइवेट जेट फराम करती है कंपनी किराए पर, उसको कई करोड़ रुपए अदा किए गए जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट में है। आप तो कहते थे बिलावल भुट्टो जरदारी का जो एयर टिकट था वो भी उस अकाउंट से आया था। भाई अगर शुगर कमीशन ये कह रहा है कि जहांगीर तरीन ने नाजायज़ पैसा बनाया है, तो नाजायज़ पैसा जिस पे खर्च किया है उससे सवाल नहीं होना चाहिए। मैं उस तफसील में नहीं जा रहा हूँ कि इमरान खान ने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, वो अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शुगर कमीशन की रिपोर्ट में यह आया कि जहांगीर तरीन की शुगर मिल ने जो अखराजात किए उसके अंदर उस प्राइवेट कंपनी को जो किराए पे जहाज़ देती है उसको करोड़ों रुपए अदायगी की गई इलेक्शन के दिनों में। सवाल ये है कि वो जहाज़ किसने इस्तेमाल किया था? वो गलत पैसा जो पाकिस्तान के अवाम की जेबों से निकाला गया, जो बकौल इमरान खान के शुगर माफिया ने निकाला, उस शुगर माफिया के कमाए हुए पैसे से इमरान खान की इलेक्शन कैंपेन में जहाज़ इस्तेमाल हुआ है, वो रिकॉर्ड पर है। बिलावल भुट्टो जरदारी को तो बुला के पूछ लेता है कि भाई ये टिकट के पैसे इस अकाउंट से कैसे हुए थे, ये तुम्हारे जो पता नहीं वो लॉन्ड्री का जो बिल था वो इस अकाउंट से कैसे हुआ था। हम पूछ रहे हैं कि किराए के जहाज़ के पैसे जो इस अकाउंट से गए थे उसका सवाल क्यों नहीं होता वज़ीर आज़म से? ये दोहरा मयार नैब का जो है वो नहीं चलेगा। देखें पहली बात, आपके पास है कॉपी? आपके पास है कॉपी? नहीं, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। जो ऑफिशियल कॉपी है निसार मोराई साहब की जीआईटी, वो आपके पास है? आप उसमें यकीन से कह रहे हैं कि जो बातें लिखी उसमें हैं? देखिए नहीं, देखिए मैं, आप अली जैदी ना बनो ना, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ। देखो जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ मेरे भाई कि अली जैदी ने असेंबली में एक लहराई जीआईटी पढ़ के सुनाई, लहर के सुनाई, हाँ ठीक है ना, चेक के सुनाई। जब ऑफिशियल जीआईटी आपने देखी तो क्या वो चीज़ें उसमें थी? नहीं है, झूठ बोला ना उसने। इसका मतलब ये है कि ऑफिशियल जीआईटी के अलावा भी कोई एक फेक डॉक्यूमेंट बना है जो मार्केट में चल रहा है। आप अभी इंतज़ार कीजिए पीर के दिन जब फॉर्मली होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ये जीआईटी आ जाएंगी, वो ऑथेंटिक होंगी, वो फॉर्मल होंगी, उसको आप निकाल लीजिएगा, उसमें जो चीज़ें होंगी उसका हमसे सवाल कर लीजिएगा आप। देखिए कानूनी हैसियत की मैं आपसे एक ज़रा उससे पहले कानूनी हैसियत की जहाँ तक बात है,
देखिए जीआईटी उसी तरह की एक तहकीकात होती है जिस तरह पुलिस किसी भी मुलजिम से तहकीकात करती है, उसमें पुलिस करती है, इसमें मुख्तलिफ इदारे मिलके करते हैं। लेकिन इस जीआईटी की असल वक़्त उस वक्त होगी जब अदालत उसके ऊपर कोई फैसला सुना दे। ये आपके सामने बैठे हैं ना कादिर पटेल, डॉक्टर आसिम को 462 अरब रुपए का बताया था ना कि उसकी प्रॉपर्टी 462 अरब रुपए की, किधर है वो? अगर तो जीआईटी सच्ची है और जीआईटी में जो कुछ कहा गया वो ठीक है, फिर तो डॉक्टर आसिम दुनिया का बेहतरीन आदमी है। इसमें एक इजाफा, और मुझ पर उस जीआईटी में इस जीआईटी में एक इल्ज़ाम है कि मैंने एक ऐसे क्रिमिनल का इलाज कराया है जिसने 31 कत्ल किए हैं, 31 पुलिस मुकाबले किए हैं, और उसकी उम्र है 83 साल और अभी भी जो है ना पुलिस मुकाबले करता है। और उस जीआईटी में ये भी लिखा है, शायद मुझे अब याद आ रहा है, कि फरियाल टालपुर साहबा ने किसी दहशतगर्द का मेडिकल का जो बिल था उसमें डिस्काउंट कराया और उसका बिल था कोई 1800 रुपये। तो यार मतलब जी देखो, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है, ये हुकूमत सिंध का नहीं समझ लेना। मैं ये समझता हूँ कि के इलेक्ट्रिक की जो प्राइवेटाइजेशन हुई उसके बाद ये सारी बर्बादी शुरू हुई है। कुछ लोग इस पर मुतमईन होते हैं कि जी उन्होंने तो लोड शेडिंग ख़त्म कर दी। लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है भाई। अगर कुछ ऐसे इलाके, ऐसी आबादियाँ जहाँ से ये बिल अपने पूरे ले लेते हैं, वहाँ ये लोड शेडिंग नहीं करते, और उस इलाके के हिस्से की लोड शेडिंग उन इलाकों में ले गए जहाँ गरीब लोग रहते हैं, लोड शेडिंग तो ख़त्म नहीं हुई है। जिस इलाके में मैं रहता हूँ 7.5 घंटे लोड शेडिंग, गर्मी सर्दी कुछ भी हर साल होती है, पूरे साल हो रही है, तो कहाँ से ख़त्म हुई है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है कि आप पाकिस्तान के शहरियों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी बुनियाद पर। तो के इलेक्ट्रिक अगर एक इलाके में लोड शेडिंग कर रही है 8 घंटे और एक इलाके में नहीं कर रही है, तो ये लोड शेडिंग ख़त्म तो नहीं हुई है। आपने पिक एंड चूज़ किया हुआ है। तो अगर कोई गरीब आदमी बेचारा यकमुश्त बिल अदा नहीं कर सकता, वहाँ आपने 8-8 घंटे की लोड शेडिंग की हुई है और वहाँ आज 12-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और लेकिन अगर कोई अमीर इलाके हैं जहाँ लोड शेडिंग आपने कम कर दी है इसलिए कि आपको बिल पूरे मिलते हैं, तो ये परफॉर्मेंस उनकी नहीं है। तो के इलेक्ट्रिक को दोबारा से हुकूमत को टेक ओवर कर लेना चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। और उसकी वजह है, देखिए फ़र्क है, हुकूमत कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड चलाती है ना, लोग अगर पानी का बिल नहीं देते हैं तो हुकूमत पानी उनका बंद नहीं कर सकती है, इसलिए कि हुकूमत का काम पैसे कमाना नहीं है। अगर पानी की बुनियाद पर वो पैसे कमाना शुरू कर देंगे तो फिर उसूल तो ये, जो बिल नहीं देता उसको पानी मत दो आप। इसी तरह बिजली भी कोई ऐसी सहूलत अपनी ज़रूरत है, आपकी बिजली ज़रूरत है, बिजली के बगैर आपका गुजारा मुमकिन नहीं है। इसलिए बिजली अगर कोई प्राइवेट इदारा फराम करेगा तो उसका मकसद कमाना होता है कि मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, मुझे नुकसान तो नहीं हो रहा। ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसे तमाम इदारे जो लोगों को बुनियादी ज़रूरियात फराम करते हैं वो सरकार के पास होने चाहिए ताकि उसके पीछे मुनाफा कमाने का पहलू ना हो। इसलिए मेरी राय तो ये है कि के इलेक्ट्रिक को दोबारा हुकूमत को टेक ओवर कर लेना चाहिए ताकि कुछ लोगों को रिलीफ मिल सके। एक प्राइवेट बिल कौमी असम्बली में जमा है, अगर रफीउल्लाह साहब हमने जमा कराया हुआ है, जिसको अभी तक लाया नहीं जा रहा। उस बिल में हमने ये कहा है कि अगर कोई एक शख्स पैसे नहीं देता तो आप पूरे एरिया की पीएमटी उठा के ले जाते हैं, ये गलत है। सिर्फ आप उसकी लाइन काटें, पूरा एरिया आप उसको, एक शख्स की सज़ा दूसरों को नहीं दी जा सकती। ये 1 साल से प्राइवेट मेंबर बिल हमारा जमा है जिसको अभी तक ये हुकूमत नहीं लाती। क्यों? कि फिर नुकसान आरिफ नकवी को होगा। थैंक यू जी। हाँ?